स्वागत है आप सभी का एनवेफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें अब हर दिन के साथ नजदीक आ रही हैं। 6 और 11 नवंबर को 2 चरण में वोटिंग होगी। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। उससे पहले हर एक दांव चला जा रहा है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी सभी पार्टियां जारी कर चुकी हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश वाली सियासत, उत्तर प्रदेश वाली टक्कर बिहार में भी नजर आएगी, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद अखिलेश यादव भी बिहार में होंगे। साथ ही वक्फ बिल को लेकर बवाल मचा हुआ है। वक्फ कानून को लेकर कूड़े में फेंक दिया जाएगा अगर महागठबंधन की सरकार आई। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ बिहार की राजनीति को बहुत बेहतर तरीके से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार प्रियदर्शी रंजन जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एनवेफ न्यूज पर। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो यह समझाएगा कि अखिलेश और योगी की लड़ाई बिहार में भी दिखने वाली है। देखिए, इम्पैक्ट तो रहता है उत्तर प्रदेश का बिहार पर और बिहार का उत्तर प्रदेश पर, और दोनों जगहों के नेता एक दूसरे जगह पर सहज सरल तरीके से प्रभावी होते हैं। जातीय कॉम्बिनेशन भी जो उत्तर प्रदेश का है कमोबेश बिहार का भी, खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो है वही बिहार का भी कमोबेश है। तो उत्तर प्रदेश के जो नेता है वो बिहार में प्रभावी होते हैं, ये देखा गया है। या बिहार के भी जो नेता हैं वो भी उत्तर प्रदेश में प्रभावी होते हैं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, आज तो समाजवादी पार्टी बिहार में चुनाव पिछले कई चुनाव से नहीं लड़ रही है, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी जब यहाँ चुनाव लड़ती है, पिछली बार भी उनको 1 सीटें आई थी, ठीक ठाक वोट प्रतिशत उनको आ जाता है। तो उत्तर प्रदेश की पार्टियों का, उत्तर प्रदेश के नेताओं का बिहार में हमेशा से दिलचस्पी रहा है। और बिहार के भी लालू यादव भी जाते रहे हैं हमेशा उत्तर प्रदेश में प्रचार करने के लिए। नीतीश कुमार की भी इच्छा रहती है कि जनता दल यूनाइटेड का विस्तार जो है उत्तर प्रदेश की सीमाओं के भीतर भी हो। तो ये दोनों जगहों का एक कॉम्बिनेशन टाइप का है। और जो आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, उनके काउंटर में अखिलेश यादव आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अगर योगी आएंगे तो महागठबंधन उनके काट में अखिलेश यादव को लेकर के आएगी। ये प्रतिस्पर्धा जो उत्तर प्रदेश की है उसी तरीके से बिहार में भी दिखाई देगी। हालांकि दोनों का प्रभाव सीमित है, योगी आदित्यनाथ का भी और अखिलेश यादव का भी। एक मतलब जो उनका उत्तर प्रदेश में जैसा भौकाल है, प्रभाव है, वैसा बिहार में तो नहीं पड़ेगा। बिहार में यहाँ के अपने स्थानीय नेता भी हैं। ये लोग क्या करेंगे, परसेप्शन क्रिएट करेंगे, माहौल बनाएंगे। तो माहौल बनाने के लिए ऐसे नेताओं की फौज को दोनों ओर से, एनडीए की ओर से और महागठबंधन की ओर से उतारा जा रहा है। खास करके अभी तो योगी आदित्यनाथ तो माहौल जो बनेगा, मैं वही कह रहा हूं कि ज्यादा योगी आदित्यनाथ बना पाएंगे या फिर अखिलेश यादव बना पाएंगे। ये तो चुनाव परिणाम तय करेगा, लेकिन किसकी कितनी सभाएं होती हैं। योगी आदित्यनाथ इसमें थोड़ा बाजी मारते हुए इसलिए दिख रहे हैं कि उन्होंने पहले भी, अखिलेश यादव अभी आ रहे हैं, इसके पहले नॉमिनेशन वगैरह में भारतीय जनता पार्टी के या अन्य पार्टी के लोग उम्मीदवारों ने जो नॉमिनेशन किया उसमें भी योगी आदित्यनाथ शामिल हुए थे। तो योगी आदित्यनाथ पहले से थोड़े सक्रिय है। अखिलेश यादव की अब एंट्री हो रही है। हालांकि अगर ग्रैंड एंट्री महागठबंधन कराती है तब तो काउंटर हो जाएगा, नहीं तो सभाएं अखिलेश यादव की मुझे नहीं लगती है कि बहुत ज्यादा बिहार में होने वाली है या हो रही है। चूंकि यादवों के यहाँ स्थापित नेता ऑलरेडी तेजस्वी यादव और यादवों के सबसे बड़े नेता के तौर पर अखिलेश यादव, ये माफ करिएगा, तेजस्वी यादव आज की तारीख में मौजूद है। तो यादव नेताओं की जरूरत महागठबंधन के भीतर बिहार में कम है। उसी की तुलना में अगर देखिए एनडीए के भीतर राजपूतों का बिहार में कोई बहुत बड़ा कद्दावर योगी आदित्यनाथ की तुलना में नहीं है कि कोई पूर्व सीएम रहा हो बिहार का, राजपूतों का जो प्रचार कर रहा हो। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ की भूमिका थोड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो राजपूत फिगर के तौर पर बिहार में आएंगे। मतलब जातीय आधार से भी देखे तब भी एक हिंदूवादी फिगर भी लेकर के आएंगे कि जो उनका जो धार्मिक एंगल है वो भी पुट होगा बिहार की राजनीति में। तो 2 मायनों से योगी आदित्यनाथ महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक्स फैक्टर होंगे। एक्स फैक्टर की अगर बात करें, क्योंकि हमने इससे पहले रंजन जी देखा है हरियाणा के चुनाव में एक बयान, पूरा हरियाणा चुनाव पलट गया, बटेंगे तो कटेंगे। महाराष्ट्र, उसका प्रभाव महाराष्ट्र में भी जाकर पड़ा। देखिए चीजें हैं, सबसे ज्यादा सवर्णों में एनडीए की ओर से राजपूतों की उम्मीदवारी दी गई है, तो उनको जिताने की भी जिम्मेवारी है।
और ऐसे में एक तो जातीय फैक्टर के लिहाज से और एक जो नेशनल फिगर के तौर पर योगी आदित्यनाथ की पहचान बनी है, भारतीय जनता पार्टी के भीतर नरेंद्र मोदी के बाद फायर ब्रांड लीडर के तौर पर योगी आदित्यनाथ की पहचान है। तमाम राज्यों में, आपने हरियाणा का जिक्र किया, आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया, तमाम जगहों पर इनको बुलाया जाता है। इनकी जो भाषा है, डायलॉग बाजी है, वो पॉलिटिकल टोन सेट करता है। हालांकि बिहार में जो है मामला थोड़ा सा अलग रहता है। यहाँ सोशल जस्टिस ज्यादा हावी रहता है, बनस्पत की सांप्रदायिक ये धार्मिक मामले, उसकी तुलना में सोशल जस्टिस का मामला ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन अगर प्रियदर्शी जी, अगर धार्मिक मामले कम हैं तो फिर आरजेडी की तरफ से बार बार ये क्यों कहा जा रहा है कि हम सत्ता में आए तो बिल पहले सेकंड में फाड़ कर फेंक दिया जाएगा, वक्फ का जो कानून बन चुका है, वो भी तो धार्मिक लिहाज से ही जा रहे हैं ना। बिल्कुल, यही काउंटर करने के लिए योगी आदित्यनाथ को लाया जा रहा है। जब आप वक्फ की बात करेंगे तो इधर से योगी आदित्यनाथ भगवा की बात करेंगे। यहां पर मामला पोलराइजेशन का होगा। तेजस्वी यादव की पूरी कोशिश है कि मुसलमानों को पोलराइज्ड किया जाए। गारंटर भी मुसलमानों के एक तरफा लालू परिवार ही है बिहार की राजनीति में, इस लिहाज से भी। और वक्त को लेकर के चुनाव से पहले भी, अभी तो चुनाव में लोग चले गए हैं, लेकिन 3 महीने 4 महीने पहले भी देखा गया था कि बड़ी रैली गांधी मैदान में संबोधित किया था तेजस्वी यादव ने। तब भी बड़े बोले थे तेजस्वी यादव ने। और देखिए, होना तो संसद से है, वक्त का बिल को फाड़ा जाएगा या जो कुछ भी करना है वो तो होना संसद में है। सवाल सिर्फ आवाज की है। तेजस्वी यादव सिर्फ आवाज दे सकते हैं, और वो आवाज की बात कहीं ना कहीं मुसलमानों के भीतर है कि वो आवाज तेजस्वी यादव ही दे सकते हैं। तो धर्म की पिच पर तेजस्वी यादव योगी आदित्यनाथ से बेहतर खेल पाएंगे या अखिलेश यादव? मुझे तो नहीं लगता है, वो उनका पिच ज्यादा बेहतर है। लेकिन दोनों को आप देखिए, ये लोग भी अपने तरीके से, अपने हिसाब से मुसलमानों को पोलराइज्ड करते हैं। योगी आदित्यनाथ आते हैं तो हिंदू उस तरीके से पोलराइज्ड होते हैं। तो मामला बराबरी का है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ पिछड़ रहे हैं या अखिलेश यादव पिछड़ जाएंगे। तो क्या ये मान लें कि अब की बिहार वाला चुनाव जातियों से ज्यादा धर्म के आधार पर होने जा रहा है? अगर ऐसा होता है तो बिहार के इतिहास में ये बड़ा मौका होगा, क्योंकि बिहार का अभी तक जो चुनाव रहा है वो सोशल जस्टिस के इर्द गिर्द घूमता रहा है, जातीय समीकरण के इर्द गिर्द घूमता रहा है, और जो धार्मिक मामले रहे हैं उसमें सिर्फ छौक लगाते हैं, तड़का लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ सांप्रदायिक मामलों के मामलों की पूछ नहीं है। लालू यादव ने जब आडवाणी को गिरफ्तार किया था, उनके रथ को रोका था, उस समय तो एक तरीके से ये मामला बनाने की कोशिश हुई ही थी, और उसी पिच पर भारतीय जनता पार्टी बिहार की राजनीति में खड़ा भी हुई। 90 के दशक के बाद ही तो उभार हुआ भारतीय जनता पार्टी का, और वहीं से मामला बनना शुरू हुआ। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिरे से खारिज कर दीजिए, सिर्फ सोशल जस्टिस का ही बोलबाला है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि सोशल जस्टिस ज्यादा प्रभावी है वनस्पत की धार्मिक मामले है। जी, तो फिर तो इस तेजस्वी के लिए तो और भी मुश्किलें हैं ना। तेज प्रताप भी मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। बिल्कुल, ज्यादा कैंडिडेट खड़े हो गए कांग्रेस और आरजेडी के मिला के, उन सबको भी तो संभालना है। अब तो समझ में आ गया ना कि महागठबंधन नहीं है, टूट तो है ही उसमें। महागठबंधन का पेच जो कांग्रेस ने फंसाया, उसमें पूरा लालू परिवार फंस करके रह गया। महागठबंधन को जहां जहां फ्रेंडली फाइट हो रहा है, मैंने एक सर्वे करने की कोशिश की थी, वहां महागठबंधन को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। इनके पास झारखंड का उदाहरण जरूर है, जहां झारखंड में 3 सीटों पर फ्रेंडली फाइट हुआ था झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान, और उन तीनों सीटों पर महागठबंधन की जीत हुई थी। लेकिन बिहार का समीकरण थोड़ा दूसरा है। वहां हेमंत सोरेन का करिश्माई नेतृत्व काम कर रहा था, और सहानुभूति के लहर पर पूरी तरीके से हेमंत सोरेन सवार थे। कल्पना सोरेन ने जलवा जलाल कर रखा था झारखंड की राजनीति में। वो अलग वैसी कोई फिजा बिहार में अगर बनी तभी माना जाएगा। वहां तो परिवार एक था। हेमंत सोरेन अगर अंदर गए तो कल्पना सोरेन ने जिम्मेदारी संभाली, परिवार एक था। यहां तो परिवार में ही फूट है ना, बहन अलग नाराज, भाई अलग नाराज। ये सत्ता की लड़ाई है, ये सत्ता की लड़ाई है। ऐसा महाभारत काल में भी हुआ है, और ऐसा आज के काल में भी हो रहा है। और तेज प्रताप यादव कुछ करे न करे, कम से कम दर्जन भर सीटों पर तो नुकसान कर जाएंगे। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं, उदाहरण भी उसके है, महुआ सीट पर तो सीधा नुकसान करते हुए दिख रहे हैं। या तो तेज प्रताप जीतेंगे या आरजेडी की नैया लेकर के डूब जाएंगे।
महुआ में तो ऐसी बात। जहानाबाद का एक उदाहरण मैं देता हूं, जब प्रमोद चंद्रवंशी 2019 में लोकसभा चुनाव जीते थे, उस समय तेज प्रताप यादव ने लालू राबड़ी मोर्चा करके एक बैनर बनाया था और उसके तहत एक उम्मीदवार को खड़ा कर दिया था। जितने वोटों से आरजेडी प्रत्याशी सुरेंद्र यादव हारे थे, उतना ही वोट तेज प्रताप यादव के कैंडिडेट को आया। बिल्कुल, और जो कुछ किया था तेज प्रताप यादव ने इससे पहले आरजेडी कैंडिडेट को हराने के लिए, जब वो खफा हुए थे, वही अभी फिर भी तस्वीर नजर आ रही है। और 1 दर्जन अगर सीटों पर, अगर 10 सीटों पर भी तेज प्रताप का इफेक्ट पड़ गया, तब तो फिर इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। एनडीए बागियों से परेशान है और महागठबंधन परिवार वालों से और अपने ही दलों के भीतर सामंजस्य नहीं बैठने से परेशान है। दोनों ओर एक तरह की आग लगी हुई है। इसमें कौन किसको डैमेज कर देगा, चुनावी परिणाम तय करेगा। लेकिन पहले का जो माहौल है उसमें कहीं न कहीं तेज प्रताप यादव केंद्र में है, कम से कम दर्जन भर सीटों पर। ठीक है, दर्जन भर सीटों पर। जी ठीक है प्रियदर्शी जी। और बाकी इस माहौल में तड़का लगाने के लिए अखिलेश यादव बिहार पहुंचेंगे। बिहार में योगी आदित्यनाथ की भी तमाम रैलियां आपको देखने को मिलेंगी और उत्तर प्रदेश की भी बातें बिहार की धरती से होती हुई नजर आएंगी। बाकी बने रहिए हमारे साथ, जो भी अपडेट आएगी बिहार चुनाव को लेकर आप तक पहुंचाएंगे जरूर। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।